arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की मांग, भाग 1। ये सिद्ध करने के लिए कि भारत अपने देश का संविधान स्वयं बनाने में सक्षम है, एक सर्वदलीय समिति की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। समिति ने भारत के लिए एक नया संविधान तैयार करके अंग्रेजों की चुनौती का उत्तर दिया था। दिसंबर 1928 ईस्वी में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया तथा सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया कि 31 दिसंबर तक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया तो असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य के लक्ष्य का उल्लेख किया गया था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर की रात को जब 12 बजे की घंटी बजी, उस समय कांग्रेस एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था। प्रस्ताव था भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। कांग्रेस ने अपना उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दिया। ये एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था। इसके द्वारा कांग्रेस ने ये स्पष्ट रूप से घोषित किया कि वो पुराना मार्ग त्याग कर पूर्ण स्वाधीनता की नई मंजिल की ओर अग्रसर हो रही है। लाहौर अधिवेशन के महत्वपूर्ण निर्णय। पहला, कांग्रेस विधान में पहली बार स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया गया। पूरी प्रतिज्ञा इस प्रकार है: हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें। हम ये भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार ये अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है, तो प्रजा को उस सरकार को बदल देने या मिटा देने का अधिकार है। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट में वर्णित सभी योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। तीसरा, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अपनी संपूर्ण शक्ति भारत की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने की दिशा में लगाएं। चौथा, सभी कांग्रेसी अथवा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग भविष्य में होने वाले चुनावों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे तथा वर्तमान में जो काउंसिलों के सदस्य हैं वे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देंगे। पांचवा, महासमिति को ये अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश सरकार से यथासंभव स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करें और आवश्यकता पड़ने पर सविनय अवज्ञा और चकबंदी का कार्यक्रम आरंभ करें। छठा, 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाए। सातवां, पूर्ण स्वराज्य की स्थापना हेतु ब्रिटिश सरकार से कोई समझौता न किया जाए। लाहौर अधिवेशन के निर्णयों से 26 जनवरी को भारत के कोने कोने में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस प्रकार 1930 ईस्वी के आरंभ में चारों ओर अत्यधिक उत्तेजना का वातावरण था और इस बात के चिन्ह विद्यमान थे कि यदि महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन का श्री गणेश न करते तो आर्थिक दुर्दशा व नौकरशाही के दमन चक्र के कारण भारत में हिंसक क्रांति का सूत्रपात हो जाता। सविनय अवज्ञा आंदोलन। लाहौर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार कांग्रेसी सदस्यों ने काउंसिलों से त्याग पत्र दे दिए। 26 जनवरी को समस्त देश में स्वाधीनता दिवस खूब उत्साह तथा साहस के साथ मनाया गया। गांधी जी को इस दिवस के प्रदर्शन से आवश्यक बल मिल गया और जनता की नब्ज की ठीक पहचान रखने के कारण उन्होंने समझ लिया कि लड़ाई छेड़ने का ये उपयुक्त समय है। 30 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में वायसराय के सम्मुख 11 मांगे रखी और शासन को चेतावनी दी कि यदि वह मांगे नहीं मानता है तो उसे एक सशक्त आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मांग पत्र।
जिसमें पहला है संपूर्ण मद्य निषेध, दूसरा है विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस रख दी जाए, तीसरा जमीन का लगान आधा कर दिया जाए और उस पर कौंसिल का नियंत्रण रहे, चौथा नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, पांचवा सेना के खर्च में कम से कम 50% की कमी हो, छठा बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए, सातवां विदेशी कपड़ों के आयात पर निषेध लगाया जाए, सातवां भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे, नौवां सभी राजनीतिक बंदी छोड़ दिए जाए, सभी राजनीतिक मामले उठा लिए जाएं और निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आने दिया जाए, 10वां गुप्तचर पुलिस को उठा लिया जाए या उस पर जनता का नियंत्रण रहे, 11वां आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के परवाने दिए जाएं। सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 14, 15 तथा 16 फरवरी को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक साबरमती में हुई। इस बैठक में कार्यकारिणी समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया। इस आंदोलन के स्वरूप, निर्धारण, संचालन एवं नेतृत्व आदि का कार्य गांधी जी को सौंपा गया। दूसरा आंदोलन प्रारंभ होना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रातः 6:30 पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से अपने चुने हुए 79 साथियों को लेकर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक गांव को प्रस्थान किया और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्री गणेश किया। इस यात्रा में वे 200 मील की लंबी दूरी पार कर 24 दिनों में यहाँ पहुंचे थे। दांडी यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। गांधी जी ने जनता से अपील की कि 6 से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाए, नमक कानून तोड़ा जाए और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी नौकरियों का परित्याग किया जाए। जहां संभव हो वहां जंगल कानून का भी उल्लंघन किया जाए। उनका कहना था, ब्रिटिश साम्राज्य एक अभिशाप है और मैं इसे समाप्त करने के लिए ही निकला हूं। गांधी जी के इस कार्य से देश भर में अपूर्व उत्साह और जोश की लहर फैल गई। स्थान स्थान पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। मध्य प्रदेश में जंगल कानून और कलकत्ता में सेडिशन कानून का उल्लंघन किया गया। सर्वत्र हड़तालों और प्रदर्शनों की धूम मच गई। जगह जगह सार्वजनिक सभाएं हुई। कलकत्ता, मद्रास, पटना, कराची, दिल्ली, नागपुर और पेशावर आदि स्थानों में प्रदर्शनों और हड़तालों का अत्यधिक जोर था। सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। अनेक विधायकों ने कौंसिलों से त्याग पत्र दे दिए। महिलाओं ने शराब और अफीम की दुकानों पर धरने दिए तथा उनके गुंडों की मार भी सही। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। नवयुवकों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को त्याग कर राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। बम्बई में अंग्रेज व्यापारियों की मिलें बंद हो गईं। गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने जाति भेद व छुआछूत को समाज से समाप्त कर देने का बीड़ा उठाया। समस्त सरकारी कार्य ठप हो गए। जून 1930 ईस्वी तक सारा देश विद्रोह के पथ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में पूर्ण तटस्थता की नीति का पालन किया, परंतु सीमा प्रांत में राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार ने और जमीयतुल उलेमाए हिंद के हजारों अनुयायियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। तीसरा, सरकार का दमन चक्र। सरकार ने देशव्यापी आंदोलन के दमन के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। आंदोलन आरंभ भी नहीं होने पाया था कि उससे पहले ही हजारों स्वयंसेवक किसी न किसी बहाने जेलों में डाल दिए गए। सुभाष चंद्र बोस को 1 वर्ष के लिए कारागार में भेज दिया गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद तो सरकार ने आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचलना शुरू कर दिया। इस हेतु वायसराय ने दर्जनों अध्यादेश जारी किए। पुलिस ने लाठी गोली चलाना अपना दैनिक कार्य बना लिया। कलकत्ता और पेशावर आदि स्थानों में स्वयंसेवकों की टोलियों पर गोलियों और बमों की वर्षा की गई, परंतु जनता के उत्साह के कारण आंदोलन थमने का नाम ही नहीं लेता था। 5 मई को सरकार ने गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओं सहित हजारों लोगों को बंदी बना लिया। इससे समस्त देश में क्रोध की लहर दौड़ गई तथा आंदोलन और भी तेज हो गया। शोलापुर में जनता ने 1 सप्ताह तक नगर पर अपना अधिकार रखा।
1931 ईस्वी के प्रारंभ में लगभग 90,000 व्यक्ति जेलों में बंद थे और सरकार ने 67 समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया था। पेशावर में जब भारतीय सिपाहियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए तो उन्होंने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। बाद में गोरखा रेजिमेंट के जवानों को बुलाया गया। महिलाओं के साथ भी इसी प्रकार की कठोरता का बर्ताव किया गया। बोरसद में पुलिस ने 21 जनवरी 1931 ईस्वी को औरतों को गिराकर अपने बूटों से उनके सीने कुचलकर आखिरी नरक के दर्शन कराए। करबंदी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति को बलात् ग्रहण और कुर्क किया, जिससे कई गांव बिल्कुल उजड़ गए। लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी गईं, फिर भी आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। चौथा, गांधी इरविन समझौता। जब सरकार सख्ती से आंदोलन का दमन नहीं कर पाई तो उसने समझौते के लिए हाथ बढ़ाया। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयकर आदि ने समझौते का प्रयत्न किया और उन्होंने गांधी जी को सरकार से बातचीत करने के लिए राजी कर लिया। अतः जनवरी 1931 ईस्वी में गांधी जी और कुछ मान्य नेताओं को कारावास से मुक्त कर दिया गया। इसी वर्ष 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इन समझौतों में कुछ शर्तें थीं, जिनके अनुसार सरकार ने यह स्वीकार किया कि वो सभी अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगी तथा अहिंसात्मक आंदोलन करने वाले सभी कैदियों को रिहा कर देगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने भी स्वीकार किया कि विदेशी वस्तुओं व नशे की वस्तुओं की दुकानों पर भारतीयों को धरना देने का अधिकार होगा। जो जुर्माना उस समय वसूल नहीं हो पाया था उसे माफ कर दिया जाएगा। गांवों व शहरों के भारतीय अधिकारियों कर्मचारियों को पुनः उनके पद सा सम्मान प्रदान करने की बात सरकार द्वारा मानी गई। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई। पूर्व के समय में इन पर कर लिया जाता था। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने ये स्वीकारा, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, पुलिस की क्रूरता की जांच की मांग त्यागना, कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज आंदोलन में भाग लेने पर स्वीकृति आदि थे। समझौते की काफी आलोचना की गई क्योंकि आंदोलन को उस समय रोका गया था जब वह उन्माद में था। जनसाधारण द्वारा इसका विरोध किया गया क्योंकि 1928 ईस्वी में सैंडर्स की हत्या के आरोप में शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के मृत्युदंड को समझौते से न रोका जा सका। मजदूर वर्ग इस समझौते से सहमत नहीं थे। उन्होंने बंबई में गांधी जी के विरुद्ध प्रदर्शन किया। कम्युनिस्टों ने आलोचना की। सरकार ने पहली बार भारतीय नेताओं के साथ समानता का व्यवहार किया। 5वां द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 ईस्वी में आरंभ हुआ। इस बार गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। ये सम्मेलन भी असफल रहा। भारत के अल्पसंख्यकों के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दल एकमत नहीं हो सके। सभी धार्मिक दलों ने अपनी अपनी मांगों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। सरकार ने भी उनको अत्यधिक प्रोत्साहित किया। भारत को कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार होने के विषय पर चर्चा की गई। फलतः यह सम्मेलन असफल साबित हुआ। 6, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक ओर गांधी जी लंदन में भारतीय समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए थे और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कदम उठा रही थी। बंगाल में आतंकवादी तत्वों को दबाने के लिए कठोर नीति अपनाई जा रही थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में लाल कुर्ती दल को गैर कानूनी घोषित कर खान अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में करबंदी आंदोलन को कुचलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और टी.ए. शेरवानी को बंदी बनाया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार के सम्मुख कुछ मांगे रखीं, जिनकी पूर्ति नहीं होने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरंभ करने की धमकी दी गई। इसके प्रत्युत्तर में सरकार ने 4 फरवरी 1932 ईस्वी को गांधी जी को कार्य समिति के कुछ अन्य सदस्यों के साथ बंदी बना लिया। यह आंदोलन 2 वर्षों तक चलता रहा। सरकार ने पहले से भी अधिक कठोरता का परिचय दिया और आंदोलन का दमन किया। कांग्रेस के कार्यालयों और आश्रमों पर अधिकार कर लिया गया। पुलिस ने जगह जगह लाठियों और गोलियों की वर्षा की। लोगों के घर, खेत, पशु, बर्तन, आभूषण आदि जब्त कर लिए गए। अप्रैल 1933 ईस्वी तक 1,20,000 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया। लगभग 10-12 हजार मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग लिया और जेल की यातनाएं सही। इस आंदोलन में जिन मुसलमानों ने भाग लिया उनमें पंजाब के अहरार,
सीमा प्रांत के खुदाई खिदमतगार और जमीयतुल उलेमा ए हिंद के मौलवी प्रमुख थे। इस आंदोलन में किसानों और स्त्रियों का भी पहले से कहीं अधिक योगदान था। बच्चों की वानर सेना भी इसकी एक विशेषता थी। मई 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1929 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत के लिए प्रस्तावित संवैधानिक प्रस्तावों के विषय में अधिकतम स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, अर्थात भारत के भावी संविधान और शासन प्रणाली के बारे में इंग्लैंड में एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाना था। मई 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया था। भारतीयों द्वारा तैयार नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को स्वीकार्य नहीं थी। इसी समय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक इसी समय 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जो 19 जनवरी 1931 तक चला। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस सम्मेलन से अपनी मांगों की पूर्ण होने की उम्मीद नहीं थी, अतः उसने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।